आकाश में सूरज, चांद और तारों की दुनिया बहुत अनोखी है। तारों को रोज देखने पर आपके मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे कि आकाश के ये तारे हमसे कितनी दूरी पर हैं, ये हमेशा चमकते क्यों रहते हैं और आखिर ये तारे बनते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आखिर तारों का निर्माण कैसे होता है। दरअसल एक तारे की जीवन यात्रा आकाशगंगा में उपस्थित धूल एवं गैसों के एक अत्यंत विशाल बादल से शुरू होती है। इसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। इन निहारिकाओं के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और 23 से 28% हीलियम तथा बहुत कम मात्रा में कुछ भारी तत्व होते हैं। वर्तमान में सभी वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत हैं कि धूल एवं गैसों के बादलों से ही तारों का जन्म होता है। कल्पना कीजिए कि गैस और धूलों से भरा हुआ मेघ के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। उस समय बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होने लगता है। जैसे जैसे बादल संकुचित होने लगता है वैसे वैसे उसके केंद्र भाग का तापमान और दाब बढ़ जाता है। आखिर में तापमान और दाब इतना अधिक हो जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं। उस समय नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश तथा गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार वह बादल ताप और प्रकाश से चमकता तारा बन जाता है। रात के समय आकाश को देखने पर यही प्रतीत होता है कि सभी तारे किसी विशाल गोले पर बिखरे हुए हैं और एक समान दूरी पर स्थित हैं, परंतु न तो सभी एक समान दूरी पर है और न ही ऐसा कोई गोला है जिस पर ये टिके हुए हैं। कुछ तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं तो कुछ तारे पास में। दरअसल पृथ्वी से तारों की दूरियां इतनी अधिक होती हैं कि हम उसे किलोमीटर या अन्य सामान्य इकाइयों में नहीं नाप सकते। इसलिए हम एक विशेष पैमाना निर्धारित करते हैं जिसे वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की किरण 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस वेग से एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश द्वारा तय की जाती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के बाद सर्वाधिक नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जिसकी दूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। क्या आप जानते हैं कि सभी तारे एक ही रंग के नहीं होते? पृथ्वी से देखने पर हमें ज़्यादातर तारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, मगर जब हम तारों को दूरबीन से देखते हैं तो साफ हो जाता है कि तारों का रंग अलग अलग है। दरअसल अलग अलग तापमान होने के कारण ही तारे हमसे अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। जब किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वह लाल रंग की हो जाती है। इससे भी अधिक गर्म करने पर वह पीले रंग की हो जाती है और भी गर्म करने पर छड़ी सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है और सबसे अंत में वह नीले रंग में तब्दील हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अधिक गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं। उनकी अपेक्षा पीले तारे उनसे कम गर्म तथा लाल तारे सबसे कम गर्म होते हैं। हमारा सूर्य एक पीले रंग का तारा है, इसलिए यह न तो बहुत अधिक गर्म और न ही बहुत अधिक ठंडा है। यह एक सामान्य तारा है। स्पेक्ट्रमदर्शी नामक यंत्र से तारों को देखने पर हमें तारों के भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं जिनके समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दरअसल तारों के स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके रंग, तापमान आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। उसकी मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि तारों के अंदर कौन सा तत्व मौजूद है। 19वीं सदी के अंत में हार्वर्ड वेधशाला के वैज्ञानिकों ने तारों के कुछ वर्गों में बांटकर उन्हें O, B, A, F, G, K, M आदि नाम दिए हैं। हमारा सूर्य G वर्ग का तारा है। सूर्य एक सामान्य तारा है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना ज़्यादा। आकाशगंगा में कुछ तारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े हैं। इन्हें महादानव तारे कहते हैं और कुछ तारे सूर्य से बहुत छोटे। इन तारों को श्वेत वामन तारे या बौने तारे भी कहते हैं। श्वेत वामन तारे भले ही सूर्य से छोटे होते हैं, परंतु इनका द्रव्यमान लगभग बराबर ही होता है। महादानव तारों का द्रव्य का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा लगभग 1 लाख गुना कम होता है। वहीं श्वेत वामन तारों का घनत्व बहुत अधिक, इनका घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा 10 लाख गुना अधिक होता है। जिन तारों का घनत्व पानी की अपेक्षा 1 लाख अरब गुना अधिक होता है, ऐसे तारे पल्सर या न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। इनका व्यास 40 किलोमीटर से भी कम हो सकता है। डेनमार्क के खगोल विज्ञानी एजनार हर्ट्सप्रुंग और अमेरिका के खगोल विज्ञानी हेनरी रेसेल ने तारों के रंग तथा तापमान में महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। दोनों ने तारों के रंग तथा तापमान के आधार पर एक ग्राफ तैयार किया जिसे हर्ट्सप्रुंग रेसेल आरेख के नाम से जाना जाता है। इस आरेख की भुजा रंग एवं तापमान को निर्धारित करती है तथा कोटि अंक कांतिमान को निर्धारित करते हैं। इसमें अधिकांश तारे दाईं ओर के नीचे के कोने से बाईं ओर के ऊपरी कोने तक एक विकर्ण पर पट्टे में स्थित हैं। इस पट्टे को मुख्य अनुक्रम यानी मेन सीक्वेंस कहते हैं। सूर्य इन प्रमुख क्रम में लगभग मध्य में है। इस आरेख के ऊपरी कोने पर बहुत
गर्म नीले रंग के विशालकाय महादानव तारे हैं तथा निचले कोने पर लाल रंग के श्वेत वामन तारे हैं। सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हम जानते हैं कि अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब बात आती है कि आखिर सूर्य तथा तारों के अंदर ऐसा कौन सा ईंधन है जो जल रहा है। प्रारंभ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दहन को सूर्य की ऊर्जा का स्रोत समझा जाता था, परंतु बाद में हाउट्समैन तथा अटकिंसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव रखा कि तापनाभिकीय अभिक्रिया ही सूर्य तथा अन्य तारागणों में ऊर्जा का स्रोत है। इसमें तापनाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण हाइड्रोजन का दहन होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य तथा अन्य तारों में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला संघटक है तथा ब्रह्मांड में भी इसकी सर्वाधिक मात्रा है। यदि हम हाइड्रोजन के 4 नाभिकों को जोड़ें तो हीलियम के 1 नाभिक का निर्माण होता है। आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समीकरण E=mc², इस समीकरण के अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। द्रव्यमान m ऊर्जा की एक मात्रा E के तुलनीय है, अर्थात उपरोक्त नाभिकीय संलयन में हीलियम के द्रव्यमान में जो कमी हुई थी वह ऊर्जा के रूप में वापस मिलेगी। इसी कारण से सूर्य तथा अन्य तारे चमकते हैं। परंतु मज़ेदार बात यह है कि सभी तारे अपना हाइड्रोजन एक ही प्रकार से खर्च नहीं करते। जो तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं वे अपना हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से खर्च करते हैं। इसका अर्थ है कि जो तारा जितना बड़ा होगा वह उतनी ही तेज़ी से अपना हाइड्रोजन खत्म करेगा। ऐसे तारे काफ़ी कम समय में अपने अंत के करीब पहुंच जाते हैं। जो तारे हमारे सूर्य के आकार के हैं उनका हाइड्रोजन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। हर्ट्ज़-स्प्रुंग रसेल आरेख की मुख्य अनुक्रम पट्टी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर तारे इसी पट्टी में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि तारे अपने जीवन के 90% भाग को इसी अवस्था में व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। इसके कारण तारों के केंद्र भाग में हीलियम की मात्रा में वृद्धि होती है। अंत में तारों का क्रोड हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। जब हीलियम क्रोड में परिवर्तित हो जाता है तो उसके उपरांत उसकी तापनाभिकीय अभिक्रियाएं इतनी तेज़ी से होने लगती है कि तारे मुख्य अनुक्रम से अलग हो जाते हैं। उसके उपरांत तारा श्वेत वामन तारा बन जाता है। मुख्य अनुक्रम के पश्चात तारे के केंद्र भाग में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचित होने के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण तारा फैलने लगता है। फैलने के उपरांत वह तारा एक दानव तारा बन जाता है। हमारा सूर्य भी इसी अवस्था में आ जाएगा। दानवीय अवस्था में पहुंचने के पश्चात तारे के अंदर हीलियम की ऊर्जा उत्पन्न होगी और एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत हीलियम भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा। अंततः यदि तारा सूर्य से 5-6 गुना अधिक बड़ा हो तो उसमें छोटे छोटे विस्फोट होकर उससे तप्त गैसें बाहर निकल जाती हैं, और यदि तारा सूर्य से और भी अधिक विशाल हो तो उसमें से एक भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर उसका समस्त आवरण उड़ जाता है और उसका समस्त द्रव्य राशि अंतरिक्ष में फैल जाती है, परंतु उसका क्रोड सुरक्षित रहता है। इस अद्भुत घटना को सुपरनोवा कहते हैं। यदि उस तारे में अत्यधिक तेजी से संकुचित होने लगे तो वह न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेता है। सुपरनोवा विस्फोट के कारण तारे की द्रव्य राशि अंतरिक्ष में फैल जाती है। वो द्रव्य राशि किसी दिन नए ग्रह बनाने में भी मददगार हो सकती है। तारों के इन्हीं अवशोषों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, निकल, सिलिकॉन आदि अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं। हमारा जीवन अतीत में हुए सुपरनोवा विस्फोट की ही देन है। परंतु यदि तारा इतना अधिक संकुचित हो जाए कि अत्यंत सघन पिंड यानी न्यूट्रॉन तारे से भी अधिक सघन, जिसमें से प्रकाश का निकलना भी असंभव हो जाता है, वैज्ञानिक उसे श्यामेवर यानी ब्लैक होल कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।